नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 4 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा शब्द की परिभाषा समझने से पहले हम कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दूसरा, रवि में सज्जनता है। थर्ड, सोना बहुत महंगा है। फोर्थ, किसान हल चला रहा है। तो ऊपर ये जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें दिल्ली, भारत, राजधानी, रवि, सज्जनता, सोना, किसान, हल, ये सभी शब्द किसी न किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम को बता रहे हैं। तो ये सारे शब्द हमारे संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा समझने के बाद अब हम देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, यमुना, भारत, हिंदी, निशा, सूर्य, शनि, पृथ्वी, अमेरिका, हिमालय, गीता, रामायण, महाभारत आदि। और जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यह सदैव एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। अब दूसरा नंबर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, कक्ष, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पुस्तक, वृक्ष, लड़का, घर, आदमी, बालक, अध्यापक, फल, इमारत, देश आदि। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यदि हम कुर्सी का नाम लेते हैं तो हमारे पास खाली एक कुर्सी नहीं, बल्कि कुर्सी के साथ जितनी भी उसकी संपूर्ण जातियां हैं, उनका बोध होता है। पर्वत, पर्वत कोई विशेष पर्वत का नाम नहीं है, पर्वत सभी पर्वत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस तरह प्रयोग होता है?
कभी कभी गुणों या विशेषताओं को महत्व दिए बिना दिए जाने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया, तो यहाँ सीता और सावित्री का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इसी तरह भारत में आज भी श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर श्रवण कुमारों की जो संपूर्ण जाति है उसका बोध किया गया है। श्रवण एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिए गए हैं। देश में जय चंदों के कारण हानि उठानी पड़ती है। अब अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष भाव आकार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कायरता, कुरूपता, वीरता, शांति, बुढ़ापा, उदासी, हार, जीत, दया, प्रेम, क्रोध, ठंडक, बुराई, अच्छाई, दुख, आनंद, खुशी आदि। ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं को कैसे बनाते हैं, उनकी रचना कैसे की जाती है? भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं और इनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे दास, दास से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? दासता। पुरुष, पौरुष। युवा, यौवन। बच्चा, बचपन। मित्र, मित्रता। अब सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? ये सर्वनाम है और इनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे अपना, भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? अपनापन। मम, ममता। अहम, अहंकार। आप, आपा। पराया, परायापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी? तो ये हमारे विशेषण शब्द हैं और इनसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। मीठा, मिठास। लोभी, लोभ। बुरा, बुराई। अच्छा, अच्छाई। हरा, हरियाली। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? ये क्रिया शब्द हैं। इसमें पहला शब्द है धोना और धोना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? धुलाई। पढ़ना, पढ़ाई। लिखना, लिखावट। भूलना, भूल। हंसना, हंसी। नंबर 5, अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? ये अव्यय शब्द हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। मना, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मनाही। निकट, निकटता। दूर, दूरी। धिक, धिक्कार। अब कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। पहले तो कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और भी मानते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ
आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, सारा तेल गिर गया। तो इन वाक्यों में सोना और तेल ये क्या हैं? धातु और द्रव्य हैं। तो ये हमारी कौन सी संज्ञा कहलाई? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दूसरी है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु आदि के समुदाय का बोध होता है वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु आदि के समुदाय का बोध होता है वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सड़क पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है। तो इन वाक्यों में भीड़ और झुंड ये शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। तो इन शब्दों में समुदायवाचक संज्ञा हुई। तो बच्चों, आज हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो बच्चों, हमने आज संज्ञा और उसके भेद भली भांति पढ़े और समझे। आशा करती हूँ यह पूरा लेसन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।